बोलता है या तेरी मुरम्मत करूं। मैंने अचानक इसके मटके जैसे पेट पर घौंसा मारा और तकलीफ से दोहरा हुआ तो मैंने चोटी पकड़कर इसे सीधा कर दिया और रिवॉल्वर की नाल इसके खुले हुए मुंह में डाल दी। अब मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। मैंने सफाक लहजे में कहा, अगर तूने कुछ बता दिया तो ठीक है, वरना सुबह यहाँ से तेरी लाश ही मिलेगी। 1 मैंने आहिस्ता से कहा, फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला 2। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे खैमे के बाहर उल्लू की आवाज़ गूंजी हो। मैंने कांता से कहा कि खैमे के बाहर शायद वही गैर मुल्की सहाफ़ी है, अगर वही हुआ तो इसे अंदर बुला लो। कांता ने पर्दे के नज़दीक जाकर बाहर झांका, फिर आहिस्तगी से पर्दा हटाया। फ़ौरन ही तैमूर और ग्लोरिया अंदर आ गए। कांता ने फुर्ती से पर्दा दोबारा बांध दिया। तैमूर इस पंडित को देखकर ठटक गया, फिर बोला, ओहो, इसका मतलब ये है कि हम राइट टाइम पर पहुंचा है। आप ऐसा करो साहब, मैंने तैमूर से कहा, इस राक्षस को अपने साथ ले जाओ, यहाँ तो ये बिल्कुल गूंगा हो गया है। नो प्रॉब्लम, तैमूर चहक कर बोला। फिर मुड़कर ग्लोरिया से मुखातिब हुआ, तुम ऐसा करो, अपनी गाड़ी इस तरफ ला के लगा दो, हम इन खैमों के पीछे से निकलकर सड़क पर पहुंच जाएंगे। हमारी गाड़ियां यहाँ से भी ज़्यादा दूर नहीं हैं, ग्लोरिया ने हंस कर कहा। पंडित होंको की तरह इन दोनों को देख रहा था। वो दोनों फ्रेंच में गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए पंडित के पल्ले एक लफ्ज़ भी न पड़ा होगा। मैंने भी अचानक फ्रेंच में तैमूर से कहा, गाड़ी में बिठाने के बाद इसे बेहोश कर देना, फिर इसे ग्लोरिया के हवाले करके यहीं लौट आना। तैमूर ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, चलो महाराज, अब तुम हमारा गेस्ट है। फिर वो सर्द लहजे में बोला, हाँ, मुँह से आवाज़ मत निकालना वरना। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? पंडित की सारी तुर्की तमाम हो गई थी। ग्लोरिया ने आगे बढ़कर पंडित का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और इसके साथ यूं खड़ी हो गई जैसे पंडित की अकीदतमंद हो और पंडित इसके सहारे चल रहा हो। मैं जानता था कि ग्लोरिया की जेब में रिवॉल्वर भी होगा। फिर ग्लोरिया ने पंडित को दिखाने के लिए रिवॉल्वर निकाला और दोबारा जेब में रख लिया। इसका ध्यान रखना, मैंने तैमूर से कहा, इसे पंडितों की जान लेने का बहुत शौक है। ये तो खुद इस पंडित पर मुनहसिर है, तैमूर ने कहा। फिर ग्लोरिया को बाहर निकलने का इशारा किया। वो लोग पंडित को लेकर बाहर निकले तो इस तरफ कोई मुतवज्जा नहीं था। हर शख्स अपने आप में मगन था। इस तरफ यूं भी अंधेरा था। वो लोग पंडित को खैमों की अतबी जानिब ले गए। मैं थोड़ी देर तक मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द देखता रहा, फिर दोबारा खैमे में चला गया। इस दफ़ा मैंने खैमे का पर्दा नहीं लगाया था। मुझे अब बेचैनी से तैमूर का इंतज़ार था। करीबन 20 मिनट बाद तैमूर की वापसी हुई। कैसा रहा? मैंने जल्दी से पूछा। मैंने इसे नॉकआउट करके ग्लोरिया के हवाले कर दिया था। वहाँ सरदार जी इसे संभाल लेंगे। मैंने तवील सांस लिया, फिर आहिस्ता से बोला, विनोद पांडे की क्या रिपोर्ट है? वो इसी आदमी के साथ ठहरा हुआ है जिसके साथ वो यहाँ नजर आया था। इसका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इस शख्स का नाम मोहन है और वो पुलिस इंस्पेक्टर है। ये मालूमात तुम्हें कहाँ से हासिल हुई? मैंने पूछा। असल में मोहन के घर के सामने एक हलवाई की दुकान है। मैंने हलवाई से 1 पाव गर्मा गर्म जलेबियाँ ली और वहीं खड़े होकर खाने लगा। मोहन ने भी वहीं से जलेबियाँ खरीदी थी। इसके जाने के बाद हलवाई खुद ही बताने लगा कि एक तो इन पुलिस वालों ने ज़िंदगी अजीरन कर दी है, पैसे तो भूले से भी नहीं देते। फिर मैंने इसे कुरेदा तो इसने सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि मोहन के इस थाने में तैनात है। इसके घर पे पुलिस की गार्ड थी? मैंने पूछा। नहीं, तैमूर ने जवाब दिया। घर में कितने अफराद हैं? मैंने पूछा। मोहन का बाप है, इसकी 2 जवान बेटियां हैं, इनसे छोटा एक बेटा है जो मैट्रिक में पढ़ता है। मोहन की बीवी है जो किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है। अब विनोद पांडे का इजाफा हो गया है। मेरे ख्याल में अब हमारा यहाँ रुकना फजूल है। मैंने कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, तैमूर ने जवाब दिया। चलो फिर हम भी निकल चलें। मैंने कांता से कहा, सामान यहीं छोड़ दो, इसमें कोई कीमती चीज़ नहीं है। अलबत्ता कोई ऐसी चीज़ यहाँ मत छोड़ना जिससे हमारी निशानदेही का ख़तरा हो। हम सरदार जी के बंगले पर पहुँचे तो घड़ी में 9:30 बजे थे। सरदार जी और ग्लोरिया ड्राइंग रूम में ही मौजूद थे। मुझे देखकर सरदार जी बेख्तियार हंसने लगे। मेरा हुलिया ही इस वक्त ऐसा था। फिर वो सभी कहके लगाने लगे। इन्हें कहके लगाते देखा तो मुझे भी हंसी आ गई। हंसते हंसते ग्लोरिया और कांता की आंखों में आंसू आ गए। जब वो हंस हंस कर बेदम हो गए तो मैंने ग्लोरिया से कहा, दांत निकालने के लिए बहुत वक्त पड़ा है। इस पंडित को कहाँ रखा है तुमने? वो तहखाने में है, ग्लोरिया ने जवाब दिया। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि वहाँ कोई तहखाना भी था, मगर सरदार जी का बिजनेस देखते हुए मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई थी। मैं तहखाने में पहुँचा तो पंडित होश में था और नंगे फर्श पर नीम दराज था। मुझे देखकर वो उठ बैठ। मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर तुझे अपनी हड्डी पसली नहीं तोड़वाना तो जो कुछ पूछा जाए इसका जवाब सच सच देना, वरना मुझे ज़ुबान खुलवाना भी आती है। फिर ज़रा तवक्कुफ़ के बाद मैंने पूछा, अब ज़रा जल्दी से बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कुंदन लाल है, वो जल्दी से बोला। गुड, मैंने हंस कर कहा। हम लोगों के पीछे क्यों लगा हुआ था? ये मैं नहीं बताऊंगा, कुंदन लाल ने कहा। मैंने झुककर इसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और इसे गर्दन दबोच कर उठा लिया। बताता है या तेरी खोपड़ी की खाल उतार दूं?
मेरे थप्पड़ से इसका गाल और होंठ जख्मी हो गया था और मुंह से खून रिस रहा था। वो भारी तनोतोष का आदमी था और 2 ही थप्पड़ों में इसकी हालत गैर हो गई थी। शायद वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज भी था, क्योंकि इसका चेहरा इस वक्त सुर्ख हो रहा था। वो सरगोशी में बोला, तुम लोग बहुत पछताओगे। मैंने पूछा कि तुम हमारे पीछे क्यों लगे हुए थे। मैंने इसके पेट में घोंसा मारते हुए पूछा। वो तकलीफ से दोहरा हुआ तो इसकी पीठ पर भी एक हाथ जड़ दिया। वो घुटनों के बल फर्श पर पड़ गया। मैंने कान पकड़ के इसे फिर खड़ा किया। वो दीवार से टेक लगाकर हाँफते हुए बोला, मैं वहाँ ड्यूटी पर था, मेरा ताल्लुक पुलिस से है। इसका मतलब है कि तुमने अपना असली नाम नहीं बताया। मैंने चौंक कर बोला, मेरा असली नाम यही है, मगर मैं KL वर्मा के नाम से पहचाना जाता हूँ, DCP ऑफ CID। इसने गहरा सांस लेकर कहा, फिर आहिस्ता से फर्श पर बैठ गया। मैंने पहली दफ़ा तुम्हारे साथी को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। फिर तुम पे नज़र पड़ी तो एहसास हुआ कि तुम्हें भी कहीं देख चुका हूँ, लेकिन कहाँ देखा था ये याद नहीं आ रहा था। मगर ये बात तय हो गई थी कि तुम साधु नहीं हो। तुम्हारी हकीकत जानने को मैं दोबारा तुम्हारे खैमे में आया था और तुम्हारी बातें सुनकर मैं मामले की तह तक पहुंच भी गया था, मगर तुम मुझसे ज़्यादा तेज़ निकले। फिर तुमने मुझे पहचान लिया। मैं हंस कर बोला, तुम कामरान हो। DCP शिकस्ता अंदाज में मुस्कुराया। अभी किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है, इसलिए तुम मुझसे बच गए, वरना मैं वहाँ तक अकेला क्यों आता, और आता भी तो अपने किसी आदमी को इतला देकर आता। फिर तुम इतनी आसानी से मुझे अगवा नहीं कर सकते थे। तुम्हें आखिर पंडित बनने की क्या ज़रूरत थी। मैंने पूछा। वहाँ मैं एक इंटरनेशनल मुजरिम अल्बर्ट की तलाश में गया था। मुझे इतला मिली थी कि वो आजकल इंडिया में है और मेले में आकर किसी से एक अहम डील करने वाला है, मगर अल्बर्ट से पहले मुझे वो लड़की नजर आई जो तुम्हारी दासी बनी हुई थी। मैंने इसे पहचान लिया था। वो KK की भतीजी कांता है। इसने अलग पुलिस की जिंदगी अजीरन कर रखी है। आला इबाद के हर थाने में कांता की तस्वीरें हैं। अल्बर्ट किस से डील करने वाला था। मैंने पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम, वर्मा ने जवाब दिया, मगर वो डील इंतहाई अहम और टॉप सीक्रेट दस्तावेजात की होगी। मैं इस शख्स का नाम बता दूं, मैंने तंजिया लहजे में कहा, जिसके साथ अल्बर्ट सौदेबाजी करने वाला है। फिर मैंने कुछ तवक्कुफ किया। इसका नाम विनोद पांडे है। वर्मा उछल पड़ा। वाकई तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। मुझे इसका नाम तो नहीं, मगर हुलिया मालूम है। अब ये डील कभी नहीं होगी। मैंने कहा। विनोद पांडे से वो डॉक्यूमेंट्स मैं छीन लूँगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब तुम आराम करो। मैंने तहखाने का दरवाज़ा लॉक किया और ऊपर पहुंच गया। कुछ बताया इसने। तैमूर ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी मोहन की तरफ जाएंगे। मैं तो तैयार हूँ, तुम अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। गली में इस वक्त दूर दूर तक सन्नाटा था। आधी रात के वक्त यूं भी सन्नाटा ही होता है। फिर वो तो सर्दियों की रात थी। मैंने घूम फिर के मोहन के मकान का जायजा लिया तो मुझे इसकी पुश्त पर सीवरेज का एक पाइप नजर आ गया। मैं इस पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। फिर मैं बंदर की सी फुर्ती से 2nd फ्लोर तक पहुंच के एक छब्बे पर चढ़ गया। फिर पेंसिल टॉर्च से तैमूर को ऊपर आने का इशारा किया। पाइप के आन ऊपर 2nd फ्लोर पर एक खिड़की थी। मेरा इरादा था कि इसी खिड़की को खोलने की कोशिश करूंगा। तैमूर को रास्ता देने के लिए मैं छज्जे पर दीवार से चिपका हुआ कुछ आगे बढ़ गया था। इस वक्त मैं तकरीबन 40 फीट की बुलंदी पर खड़ा था। अगर मेरा हाथ या पाँव फिसल जाता तो मैं सड़क पर गिरता, और ऐसा गिरता कि सब खेल ख़त्म हो जाता। ऊपर पहुँचने में सर्दी के बावजूद मैं पसीने पसीने हो गया था। ऊपर पहुंचकर मुझे शदीद सर्दी का एहसास हुआ, क्योंकि हवा में बहुत खनकी थी। तैमूर बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। शायद सर्दी की वजह से वो पाइप को गिरफ्त में नहीं ले पा रहा था। ऊपर चढ़ते चढ़ते वो अचानक फिसल के नीचे चला जाता था। फिर वो कोशिश करके पाइप के दूसरे सिरे तक पहुंच गया। वो छब्बे पर आने ही वाला था कि अचानक 2nd फ्लोर की खिड़की खुली और किसी ने तैमूर पर फायर झोंक मारा। तैमूर पाइप से कई फीट नीचे फिसलता चला गया। मेरा दिल उछल के गोया हलक में आ गया। फिर कोई चीखा, मोहन नीचे जाओ, देखो ये जो कोई भी है निकलने न पाए। मैं सन्नाटे में रह गया, क्योंकि इस आवाज़ को मैं लाखों में पहचान सकता था। वो विनोद पांडे की आवाज़ थी। फिर घर के अंदरूनी हिस्से में किसी के भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं दीवार से मज़ीद चिपक गया। मैं इस दौरान मेरी रिवॉल्वर निकाल चुका था। तैमूर बरक रफ्तारी से नीचे फिसल गया था। फिर कोई शोर मचाता हुआ घर के दाखिली दरवाजे से बाहर निकला, मगर फ़ौरन ही एक फायर हुआ और वो चीखता हुआ बैठ गया। ये फायर तैमूर ने किया था। इसने दुश्मन की पेशकदमी रोक दी थी। फिर मैंने स्ट्रीट लैम्प की मदम रोशनी में तैमूर को एक तारीक गली में घुसते देखा। मैं बुलंदी पर खड़ा था, इसलिए मुझे दूर तक का मंजर दिखाई दे रहा था। दूसरे फायर के साथ ही आसपास के मकानों की खिड़कियां खुलने लगी। कुछ लोग दरियाफ्ते हाल के लिए घरों से बाहर भी निकल आए थे। ये एक नई आफत पड़ गई थी। इन लोगों में से कोई भी मुझे देख सकता था। इस वक्त वो लोग मकान के दरवाजे की तरफ मुतवज्जा थे, जहाँ कोई शख्स तैमूर की चलाई हुई गोली से जख्मी हो गया था। मैं इस वक्त 2nd फ्लोर की एक खिड़की के छज्जे पर खड़ा था। मैं अगर ज़्यादा देर वहाँ खड़ा रहता तो
यकीनी तौर पर किसी न किसी की नज़रों में आ जाता। मैंने खिड़की के ज़रिए फौरी तौर पर अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया। वो पुरानी वज़ा की 2 पट वाली खिड़की थी जिसमें चौकोर शीशे लगे हुए थे। मैंने खिड़की के पट पर हाथ रखकर इसे अंदर की तरफ धकेला तो वो खुल गया। खिड़की में सलाखें लगी हुई थी, शायद इसलिए महफूज जानकर इसकी चटखनी नहीं चढ़ाई गई थी। फिर सेकंड फ्लोर की खिड़कियों की तरफ से तो लोग यूं भी बेपरवाह होते हैं कि इनके ज़रिए अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर जाने के लिए आदमी को जान पर खेलना पड़ता है। मैंने खिड़की से अंदर झांका, वो किसी की ख्वाबगाह थी, मगर नाइट बल्ब की मदम रोशनी में मुझे बिस्तर खाली नज़र आ रहा था। इस कमरे में जो कोई भी सोता था वो इस वक्त नीचे चला गया होगा। न जाने तैमूर की गोली से ज़ख्मी कौन हुआ था। मैंने बाएं हाथ से खिड़की की चौखट पकड़ी और दाएं हाथ से दरमियान की एक सलाख पकड़ कर इसे अंदर की जानिब धकेला। अगर मैं इसे बाहर की जानिब खींचता तो सलाख उखड़ने के साथ ही मैं भी 40 फीट की बुलंदी से ज़मीन पर आ गिरता। मैंने सलाख पे थोड़ा सा दबाव डाला तो वो हिलाल की शक्ल में मुड़ गई। मैंने दूसरी सलाख को भी इसी तरह मोड़ कर निकाल दिया। अब वहाँ इतनी जगह पैदा हो गई थी कि मैं बआसानी वहाँ से गुजर सकता था। मैंने खिड़की की चौखट पकड़ कर अपने जिस्म को तोड़ा और दूसरे ही लम्हे मैं कमरे में था। मैं तैमूर की तरफ से बिल्कुल फिक्रमंद नहीं था। इसे निकलने का मौका मिल गया था, इसलिए अब इसका पकड़ा जाना बहुत मुश्किल था। मैं सलाखों को सीधा करके दोबारा फ्रेम में लगा दिया। सलाखें मुकम्मल तौर पर सीधी नहीं हुई थी, बस इन्हें फिट किया गया था। मैंने खिड़की के पट बंद किए और पर्दा हटाकर फुर्ती से बेड के नीचे घुस गया। कमरे में वॉल टू वॉल और इंतहाई कीमती कारपेट था, इसलिए बेड के नीचे घुसते हुए मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई थी। बेड के नीचे हाई वेल की जनाना सैंडल पड़ी थी। बेड के एंड सामने एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी जिस पर कॉस्मेटिक्स का सामान बिखरा हुआ था। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई बहुत उजलत में जीने पे चढ़ गया। फिर कदमों की आहट इस कमरे के एंड सामने रुक गई और कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया। आने वाली कोई लड़की थी, क्योंकि मुझे इसके खूबसूरत पैर दिखाई दे रहे थे। वो कमरे के एक गोशे में जाकर रुक गई। फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं बहुत एहतियात से आगे की तरफ खिसका और बेड की लटकी हुई चादर थोड़ी सी ऊपर उठा के इसे देख। वो खड़ी हुई कुछ लिख रही थी। दरवाजे के नज़दीक पिराहट हुई तो मैंने जल्दी से चादर छोड़ दी। फिर मुझे एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, उर्मिला मिल गया नंबर? मिल गया दीदी, पहले आने वाली लड़की ने जवाब दिया। मैं बस लेकर आ रही थी। इस दौरान में बाहर से बोलने वाली लड़की भी अंदर आ गई थी। वो आहिस्ता से बोली, एक तो ये मेहमान मुसीबत बन गया है हमारे लिए। जब से आया है कोई ना कोई तमाशा हो रहा है। पिताजी बता रहे थे कि वो बहुत बड़ा सरकारी अफसर है। उर्मिला ने कहा। मेरा अंदाज़ा था कि वो दोनों विनोद पांडे के बारे में बात कर रही हैं। फिर वो चौंक कर बोली, पिताजी की हालत कैसी है? परेशानी की बात नहीं है, डॉक्टर साहब कहते थे कि गोली से हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा है। फिर वह चौंक कर बोली, लाओ मुझे फ़ोन नंबर दो, मैं डॉक्टर मोहरा को फ़ोन तो करूं, वही पिताजी को अस्पताल शिफ्ट करेंगे। डॉक्टर धर्म ने तो इन्हें बस फर्स्ट एड दी थी। आप चले दीदी, उर्मिला ने कहा। मुझे तो वो दुष्ट ऐसे घूर घूर के देखता है जैसे कच्चा चबा जाएगा। दिल चाहता है मनहूस की आंखें फोड़ दूं। इसकी दीदी हंसने लगी। फिर बोली, अच्छा बाबा तुम यही रहो, पिताजी की कंडीशन बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो आराम से बातें कर रहे हैं। उन्होंने अभी थाने फ़ोन किया है, पुलिस भी बस पहुंचने ही वाली होगी। तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। ये कहकर वो चली गई। उर्मिला ने दरवाज़ा बंद किया और बेड पे बैठ गई। चंद लम्हे वो यूं ही बैठी पैर हिलाती रही, फिर बेड पर दराज हो गई। मैं चाहता था कि विनोद पांडे को यहीं छाप लूँ, मगर इसके लिए मुझे इंतज़ार करना था। अभी पुलिस आने वाली थी। आधा पौन घंटा तो वही लोग लेते, फिर घर वालों के सोने में मज़ीद आधा घंटा लगता। इस लिहाज से तकरीबन 1.5 घंटे तक मुझे सिर्फ इंतज़ार करना था। मैंने कलाई पर बंधी हुई रेडम डायल वाली घड़ी पर नज़र डाली। 2:10 हुए थे। मैं तैमूर की तरफ से भी फिक्रमंद था। वो यूं खामोश बैठने वाला नहीं था। यही समझता कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। वो अपने तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता था। मैं इसे कुछ करने से रोक भी नहीं सकता था। ऐसे ही मौक़ों पर मुझे शिद्दत से ट्रांसमीटर की कमी महसूस होती थी। मैं यही सब सोचता रहा और वक्त सुस्त रवि से गुजरता रहा। मुझे भी खदशा था कि इस दौरान में विनोद पांडे घर ही न छोड़ दे। अगर ऐसा होता तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। विनोद पांडे के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे। भारत का गैर कानूनी सफ़र किया था और अब तक मुसलसल गर्दिश में था। मैं इसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। सड़क की तरफ से जीप के इंजन की आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि पुलिस पहुंच गई है। मैंने फैसला कर लिया कि पुलिस के जाते ही कार्रवाई शुरू कर दूंगा। ज़्यादा इंतज़ार करना मुनासिब नहीं था। वक्त फिर चिमटी की रफ्तार से गुजरता रहा। उर्मिला शायद गहरी नींद सो चुकी थी। इसके सांसों की आवाज़ सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। फिर जीप का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आई और जीप की रवानगी के बाद फिर पहले की तरह सन्नाटा छा गया। मैंने चंद मिनट मजीद इंतज़ार किया, फिर आहिस्तगी से बाहर निकल आया। वो लड़की बिलाशुबा पुरकशिश थी। इसका जिस्म रेशमी लिहाफ में छुपा हुआ था, सिर्फ चेहरा बाहर था। वो बहुत गहरी नींद सो रही थी। एक लम्हे को मुझे इस पर तरस आया। फिर मुझे भी विनोद पांडे का ख्याल आ गया।
गया। मैं इसी की मदद से विनोद पांडे को पकड़ सकता था। मैंने आहिस्ता से उर्मिला का शाना हिलाया। इसने करवट बदलने की कोशिश की तो मैंने फिर इसका शाना हिला दिया। उर्मिला ने चौंक कर आंखें खोल दी। मुझ पर नजर पड़ते ही इसकी आंखें खौफ से फैल सी गईं। फिर इसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने झपट कर इसके मुंह पर मजबूती से हाथ जमा दिया और गुर्रा कर बोला, आवाज़ निकाली तो गर्दन मरोड़ दूंगा। इसकी आंखें दहशत से मजीद फैल गईं। मेरी बात गौर से सुनो लड़की, मैंने कदरे नरम लहजे में कहा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। मुझे कुछ मालूम करना है। अगर तुम शोर न मचाने का वादा करो तो मैं तुम्हारा मुंह खोल सकता हूँ। उर्मिला ने इस बात में गर्दन हिलाई तो मैंने इसके मुंह पर से हाथ हटा दिया, मगर इसकी तरफ से चुकन्ना भी था। अगर वो दोबारा चीखने की कोशिश करे तो मैं फिर इसे दबोच सकूँ। उर्मिला ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, बस गहरे गहरे सांस लेती रही। अलबत्ता वो उठकर बैठ गई थी। अब इसकी आंखों में वहशत भी नहीं थी। अचानक मेरी नज़र दाएं हाथ की तरफ रखी हुई ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी तो आईने में गंजे को देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर फिर यह सोचकर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई कि ये मेरा ही अक्स था। मुझे पागलों की तरह हंसता देखकर उर्मिला एक दफ़ा फिर सहम गई। ऐसे शख्स को लोग पागल ही तो समझेंगे जो अपना ही अक्स देखकर पागलों की तरह हंसने लगे। फिर मैं संजीदा होकर बोला, डरो मत उर्मिला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तुम मेरा नाम भी जानते हो। वो हैरत भरे अंदाज में मुझे घूरने लगी। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है उर्मिला कि विनोद पांडे किस कमरे में सो रहा है। मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, विनोद पांडे? इसने उलझे हुए लहजे में कहा, कौन विनोद पांडे? वो आदमी जो तुम्हारे घर में ठहरा हुआ है। मैंने कहा, तुम शायद केदार जी की बात कर रहे हो। हमारे घर में तो वही ठहरे हुए हैं। उर्मिला ने जवाब दिया, इनका नाम केदार मेहरा है। गोया विनोद पांडे ने यहाँ अपना नाम केदार मेहरा बताया था। मैंने जल्दी से कहा, हाँ वही। किस कमरे में ठहरा हुआ है वो तो निचली मंजिल पर ठहरे हुए हैं। फिर वो चौंक कर बोली, मगर तुम मेरे कमरे में कैसे आए? दरवाज़ा तो बंद है। मैं बंद दरवाज़ों में भी धुआं बनकर गुजर जाता हूँ। तो मुझे मेहमान का कमरा दिखाओ। अभी थोड़ी देर पहले फायरिंग तुमने की थी? इसने पूछा। आखिर पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। फायरिंग? मैंने चौंक कर पूछा। कब हुई थी फायरिंग? मैं पिछले आध घंटे से यहाँ हूँ। यहाँ तो फायरिंग नहीं हुई। शायद तुम पूरी तरह जागी नहीं हो या फिर तुम्हारे कान बज रहे हैं। फिर मैं झिंझला कर बोला, चलो मुझे मेहमान का कमरा दिखाओ। तुम क्या इसे कत्ल कर दोगे? इसने घबरा कर पूछा। कत्ल करना कौन सी बड़ी बात है? मैंने अब तक बहुत से कत्ल किए हैं, मगर इस वक्त मेरा इरादा किसी को कत्ल करने का नहीं है। तुम्हारे मेहमान से भी कुछ मालूमात हासिल करना है, और अगर मैं इनकार कर दूं तो उर्मिला ने तनिक कर कहा, तो मजबूरन तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैंने झटके से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। जब मैंने इसका सेफ्टी केस हटाया तो उर्मिला का चेहरा धुआं हो गया। इसने खौफजदा अंदाज में मुझे देखा और थूक निकल कर बोली, आओ मेरे साथ। मगर एक बात समझ लो, मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल रियायत नहीं करूँगा। मैं इसका हाथ पकड़ कर बाहर निकल आया। वो छोटा सा बरामदा था, चंद कदम के फासले पर जीना था। उर्मिला आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ी। मैं चौंके अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। जीना ख़त्म हुआ तो हम एक बरामदे में खड़े थे। वहाँ एक कतार में 4 कमरे थे। उर्मिला आखिरी से पहले कमरे के सामने पहुँच कर रुक गई और सरगोशी में बोली, वह इस कमरे में है, इससे दरवाज़ा खुलवाओ। मैंने भी सरगोशी में कहा। फिर मैंने आगे बढ़कर फुर्ती से बरामदे की लाइट ऑफ कर दी। बरामदा एकदम तारीकी में डूब गया। मैं दरवाजे के साथ दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। इस दौरान में उर्मिला दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। चंद लम्हे बाद अंदर से विनोद पांडे की गनूदा आवाज़ सुनाई दी, कौन है? मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। महीनों की जानदार कोशिश और मेहनत का फल मुझे मिलने वाला था। पाकिस्तान से लेकर भारत तक इस मरदूत ने मुझे दौड़ाया था। मैं हूँ उर्मिला। उर्मिला? विनोद पांडे पिटपिटाया। तुम कैसे आई? शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था कि दरवाजे पर उर्मिला ही है। फिर इसने आहिस्तगी से दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और अचानक उर्मिला का गिरबान पकड़कर इसे अंदर घसीट लिया। फिर इससे पहले कि वो दरवाज़ा दोबारा बंद करता, मैंने फुर्ती से दरवाजे के बीच में पैर अड़ा दिया। दूसरे ही लम्हे दरवाजे को धक्का देकर मैं अंदर घुस गया। विनोद पांडे मेरी तवक्का से भी ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ। मैं जो ही कमरे में दाखिल हुआ, इसने उछल कर फ्लाइंग किक मारी। मेरे सीने और दाएं शाने पर ज़बरदस्त चोट लगी और झटके से मेरा रिवॉल्वर हाथ से निकल गया। विनोद पांडे ने उछल कर वार किया, मगर अब मैं मज़ीद लाते खाने के मूड में नहीं था। मैंने तिरछा होकर इसकी टांग पकड़ ली। वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने इसकी टांग छोड़कर एकदम इस पर छलांग लगा दी। इसने तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर कामयाब न हो सका। मैं इसके दोनों हाथ जकड़ रखे थे। ज़्यादा जोर लगाओगे तो तुम्हारे दोनों हाथ छानों से उखड़ जाएंगे पांडे, मैंने गुर्रा कर कहा। मुझसे क्या चाहते हो? वो हाँफते हुए बोला। इतने भोले मत बनो, मैंने जहरीले लहजे में कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मगर वो तो देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैंने इसे टोक दिया। मैं जानता हूँ कि अल्बर्ट आया हुआ है और तुम इससे कोई डील करने वाले हो। इसने तवील सांस लिया और बोला, अगर तुम
ये जानते हो तो ये भी जानते होगे कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। मुझसे अड़ने की कोशिश मत करो, मैं भुन्ना कर बोला। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इंडिया आया हूँ। मैं जानता हूँ, विनोद पांडे ने सर हिलाकर बोला। तुम्हारे बारे में एक एक पल की इन्फॉर्मेशन थी मुझे, फिर अचानक ही तुम गायब हो गए थे। इसके बाद से अब देख रहा हूँ तुम्हें, मगर मेरी बात का यकीन करो, वो दस्तावेज़ात मेरे पास नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए बेकार है। ये कहकर मैंने अचानक इसकी गर्दन दबोच ली। इसकी आंखों में हैरत के साए उभर आए। फिर वो बुरी तरह में चलने लगा, क्योंकि मैंने अपनी गिरफ्त कुछ सख्त कर दी थी। मैं इसे कत्ल नहीं करना चाहता था, महज धमका रहा था ताकि वहशत ज़दा हो के वो कुछ उगल दे। वो बुरी तरह हाथ पैर मारने लगा। मैंने गिरफ्त कुछ ढीली कर दी। वो निढाल सा होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। फिर बुर्राई हुई आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो दस्तावेज़ात मेरे पास नहीं है। मानना चाहते हो तो मुझे मार दो, मैं तुमसे ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।